नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुंजरा पोस्ट, फेसबुक पेज और मार्कोट टाइम्स। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। 13 जुलाई को अगले वज़ीर आला का इंतखाब होगा। PDM अब तक मुश्तरका उम्मीदवार लाने में नाकाम रही है। PTI मुबैना तौर पर 3 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। साबिक वज़ीर ख़जाना जावेद मनवा ने 9 अरकान की हिमायत का ऐलान करते हुए PTI से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। दूसरा ग्रोह उनकी टक्कर में राजा आज़म खान का है, जो PTI के उम्मीदवार हैं। उनको भी 9 अरकान की हिमायत हासिल है। जबकि तीसरा ग्रोह जो है वो साबिक वज़ीर सेहत गुलबर खान का है, जिन्होंने PTI से पहले ही अलहदगी का ऐलान किया था। उनके साथ 4 अरकान हैं। इनके अलावा PDM और उनके इत्तेहादियों की 9 सीटें हैं। यूँ इस अवान में 33 अरकान के अवान में इस वक्त 32 अरकान हैं, जबकि खालिद खुर्शीद साहब की सीट खाली हो गई है। खालिद खुर्शीद साहब के हलके से कौन जीतेगा, इसके बारे में बड़ी धमाकेखेज़ इंकशाफ एक बड़ा लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि खुंजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना न भूलिएगा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब को 2 दिन कबल मुबैना तौर पर जाली डिग्री केस में चीफ कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने नाअहल करार दे दिया। उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई। PTI को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 23 अरकान की हिमायत हासिल थी, जबकि इस ऐवान के टोटल अरकान की तादाद 33 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3, पीपल्स पार्टी की 4, जमीयत उलमा इस्लाम की 1 आज़ाद उम्मीदवार मिला के 9 अरकान इनके साथ शामिल हैं। PTI के 23 अरकान में से PTI और उसके इत्तेहादी उसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान भी शामिल हैं। उनके अरकान की ये 23 की तादाद थी, जिनमें से खालिद खुर्शीद साहब डिसीट हो गए हैं। अब 22 अरकान हैं, जिन्हें मुबैना तौर पर 3 ग्रुपों में बताया जा रहा है। गुज़िश्ता इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में 2022 में हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं होते, अलग से होते हैं। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान तनाज़ कश्मीर का तीसरा हिस्सा है, तीसरा फ़रीक है, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। और इसे पाकिस्तान के किसी ऐवान में, कौमी असम्बली में, सेनेट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। NFC अवार्ड समेत किसी इदारे में भी कोई रिप्रेजेंटेशन गिलगित बल्तिस्तान की नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान से जो महसूलात आते हैं वो भी डायरेक्ट मरकज़ के पास जाते हैं और इसका बजट भी मरकज़ से आता है। इसलिए मरकज़ का बड़ा एक मजबूत डोमिनेशन इस इलाके पर कायम। खालिद खुर्शीद साहब को अदालत की तरफ से नाअहल करार देने के फ़ौरन बाद PTI का पार्लिमानी इजलास हुआ और उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर राजा आज़म खान साहब को अगले अवान के सरबराह के तौर पे चुन लिया गया। स्पीकर का दाखिला रोक दिया गया, उसके दरवाजे सील कर दिए गए, पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई, स्पीकर को अंदर जाने नहीं दिया गया, अरकान असम्बली को अंदर जाने नहीं दिया गया। एक बम की अफवाह पे अंदर से अमला और जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उनको भी निकाल दिया गया। वज़ीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। अब ऐवान में गिलगित बल्तिस्तान के ये 33 रुकनी ऐवान में चूँकि अब 32 अरकान हैं, खालिद खुर्शीद साहब की सीट खाली हो गई है, तो देखना ये है कि अगला जो सरबराह है वो कौन होगा। हमारी इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात एक तफसीली मीटिंग हुई PDM के लीडरशिप की और उसमें पीपल्स पार्टी का इसरार था कि वज़ीर आला उनका होगा, मुस्लिम लीग नून का इसरार था कि वज़ीर आला उनका होगा। इसलिए अब तक वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि उनके अपने अरकान की तादाद 9 है। दूसरी तरफ PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना जावेद मनवा साहब ने न सिर्फ PTI से लाताल्लुकी का ऐलान किया, बल्कि उनका दावा है कि उनको 9 अरकान की हिमायत हासिल है। और तवक्को ये की जा रही है कि जिन हालात में उन्होंने PTI से लाताल्लुकी का ऐलान किया है और जिस तरीके से उन्होंने 9 अरकान की हिमायत का ऐलान किया है,
इम्कान ये है कि PDM भी उनकी हिमायत करेगी और मुमकिन तौर पर जावेद मनवा साहब जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अगले वज़ीर आला हो सकते हैं। दूसरी तरफ राजा आज़म खान साहब के साथ 9 अरकान हैं PTI के, वो 9 अरकान जो अब तक अपनी पार्टी से वफादारी निभाए हुए हैं या उसका अहद किए हुए हैं, 9 अरकान वो हैं। उसमें PTI और उसकी इत्तेहादी हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है और तहरीक इस्लामी पाकिस्तान है। तो इनकी सीटें हैं। एक सीट बालावरिस्तान नेशनल फ्रंट के सरबरा नवाज़ खान नाजी साहब की है। वो अब तक तो इंडिपेंडेंट हैं, देखना ये है कि वो इस दौड़ में किसका साथ देते हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान की एक नेशनल सतह की गिलगित बल्तिस्तान की सतह की एक बड़ी कदावर नेशनलिस्ट शख्सियत हैं। नाज़रीन, और एक और अहम बात जो मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जिस पे सबसे ज़्यादा चमगोइयाँ हो रही हैं कि खालिद खुर्शीद साहब को डिसीट करने के बाद उनके हलके से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। बड़ी दिलचस्प बात है। कल तक ये तवक्को की जा रही थी कि चूँकि रनर अप जो थे वो मुस्लिम लीग नून के राना फरमान साहब थे, पिछले इलेक्शन में खालिद खुर्शीद साहब के सेकंड वो थे, तो शायद PDM वाले उन्हीं की सपोर्ट करें। लेकिन कल आखिरी इतलात आने तक पीपल्स पार्टी बजिद थी कि नहीं, वो अपने साबिक कैंडिडेट अब्दुल हमीद खान साहब को वहाँ से कैंडिडेट खड़ा करेगी। अल्टीमेटली अगर ऐसा होता है तो राना फरमान साहब, अब्दुल हमीद साहब और उसके साथ साथ PTI के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट के दरमियान मुकाबला होगा। एंड मुमकिन है उसमें कोई नए 1-2 उम्मीदवार भी मैदान में आ सकते हैं या किसी कैंडिडेट को कमज़ोर करने के लिए लाए जा सकते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक अब तक अगरचा PTI कोई फ़ैसला नहीं कर सकी है, लेकिन जो बाखबर हल्के हैं अस्तोर के हल्का 1 के, उनका कहना यह है कि खालिद खुर्शीद साहब की वालिदा मोहतरमा को PTI की तरफ से या इंडिपेंडेंट कंडीशन में इस हलके से PTI की हिमायत से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मोहतरमा जो हैं वो आसानी से क्लीन स्वीप कर सकती हैं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ खालिद खुर्शीद साहब पहले ही बारी लीड से कामयाब हुए थे, दूसरी तरफ हमीद साहब का जो वोट बैंक है उसमें उसकी बरादरी का भी एक काबिल ज़िक्र हिस्सा है। और बरादरी चूँकि मोहतरमा और हमीद साहब की एक ही है और हमारे इलाके की कल्चर और रिवायत के हिसाब से अगर कोई खातून आगे आ जाती हैं बरादरी की तो यकीनन उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उस सूरत में हमीद साहब का एक बड़ा वोट बैंक जो है उसे मोहतरमा अपनी तरफ ले जा सकती हैं। ऐसी सूरत में वो उस हल्के में बड़ी आसानी से क्लीन स्वीप कर सकती हैं, ये मेरा तजिया है अगर वो कैंडिडेट होती हैं तो। लेकिन अगर ये है कि ये किसी और को कैंडिडेट लाते हैं तो ये डिपेंड करेगा उस वक्त की सिचुएशन पे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 5 जुलाई की दोपहर असम्बली का जो इजलास तलब किया था स्पीकर ने, वो चूँकि कोर्ट के आर्डर की बुनियाद पे असम्बली को सील करके वो इजलास नहीं होने दिया और उसके बाद कोर्ट की हिदायत पे उन्होंने 13 तारीख को इजलास तलब किया है। और उसके साथ साथ एक नई बात ये थी कि पंजाब पुलिस का एक दस्ता जिसमें ख़वातीन का भी एक बड़ा हिस्सा था वो पार्लियामेंट में आया। इतलात ये थी कि कुछ मेंबरान या कुछ साबिक मिनिस्टर्स को गिरफ्तार करने की कोशिश होगी। वजह ये बताई गई थी कि ये वो मेंबरान थे या वो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने ज़मान पार्क लाहौर में या बनी गाला में इमरान खान साहब के यहाँ या PTI के चेयरमैन के यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की फोर्सेस के साथ उनका साथ दिया है कि अगर मुबैना तौर पे इन पे ये इल्ज़ाम है। ताहम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो एक मिजाज है, लोगों का जो एक सोच है, वो ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने इस इलाके को एक सेल्फ ऑटोनॉमस स्टेटस देना था। कुछ लोग शाकी हैं, ख़ासतौर पर सियासी लोग और दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल्स और सहाफ़ी शाकी हैं कि वो स्टेटस इन्हें अभी तक नहीं मिला है। बजट भी इनका कहना यह है कि इनके इंसाफ इनके साथ नहीं हो रहा है और इनके साथ इनका फरमाना ये भी है कि NFC अवार्ड समेत जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ इनको नुमाइंदगी हासिल नहीं है। ऐसे में ये एक मुतनाज़ल और हसास इलाका है। सेंट्रल एशिया, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के संगम पे भारत
یہ 5 سرحدیں اس وقت 4 براہ راست اور سینٹرل ایشیا تاجکستان کی بالواسطہ طور پہ 7-10 کلومیٹر کے فاصلے پر. ایسے میں ایک متنازع علاقے میں اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی اور خالد خورشید صاحب کو اگر یہاں سے گرفتار کر کے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل جسٹکشن میں کہیں لے جانے کی کوشش کی گئی تو اس کا رد عمل کچھ نامناسب ہوگا، اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر پہ قابض انڈین لابی بڑی متحرک ہے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے معاملات کو اچھال کر انہیں مقبوضہ کشمیر کے لیول پہ لانے کے لیے ہمیں بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوگا. گلگت بلتستان میں یہ بڑا حساس علاقہ ہے اور حکومتوں کو ذاتی ترجیحات اور پاکستان کی پاور پالیٹکس کا جو گیم ہے اس سے قطع نظر گلگت بلتستان میں کسی بھی طرح کی طلع آزمائی ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہوگی. اس لیے کہ کل جب ہم یہاں بات کر رہے تھے مختلف حلقوں سے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آئین پاکستان کے تحت پنجاب اور KPK کی حکومتوں کی مدت میعاد ختم ہو چکی ہے، وہاں انہیں کوئی برطرف نہیں کر رہا ہے. پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان میں جس طرح انتخابات ہونے چاہیے تھے، پارلیمنٹ ختم، اسمبلی کے ایک بڑی اکثریت کے نکلنے کے بعد ان حلقوں میں انتخابات نہیں ہو سکے 90 دن میں. ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت سے کیسز میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں اخلاقی معیار کو نہیں دیکھا جا رہا ہے. جن پر کرپشن کے کیسز ثابت تھے آلموسٹ، ان پر ان کے کرپشن کے کیسز ثابت ہونے کے باوجود انہیں حکمران بنا دیا گیا، ان کے کیسز ختم کر دیے گئے، نیب کو ختم کر دیا گیا. دوسری طرف ایک ایسے ایشو پہ جو مبینہ طور پر ڈگری کا معاملہ تھا، جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پہلے ایکویلنس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تھا، بعد میں نہ صرف سرٹیفکیٹ واپس لیا بلکہ اٹارنی جنرل پاکستان گلگت میں بنفس نفس موجود رہے. اس کیس کی پروسیڈنگز کے دوران وہ HEC کو ورک کرتے رہے، ریپرزینٹ کرتے رہے اور پلیڈ کرتے رہے ان کے بہاف پہ چیف کورٹ گلگت بلتستان میں. ایسے میں اسے مرکز کی مداخلت بھی سمجھا جا رہا ہے. یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے یہ یقیناً سمجھنے کے لیے اس کے لیے کسی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ گلگت بلتستان کے معاملات کو بڑی حد تک پاکستان کی سیاست سے الگ رکھا جانا چاہیے. اس کے خصوصی جو اس کا ایک انوائرمنٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کے فیصلے کرنے چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اس پروگرام سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.